हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो बच्चों, जैसा कि हम देखें, भारत में सामूहिक सौदेबाजी की हम शुरुआत देखें तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारत में सामूहिक सौदेबाजी को अपनाया जाने लगा है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले 1952 में अहमदाबाद मीर मालिक के संघ ने सामूहिक सौदेबाजी की शुरुआत भारत में की थी। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो दिनों दिन सामूहिक सौदेबाजी का जो चलन है बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में जहाँ श्रमिक संगठन कार्य करते हैं और नियोक्ता कार्य करते हैं, वहाँ श्रमिकों की कुछ मांगें, कुछ परिवेदनाएँ, कुछ शिकायतें, कुछ सुझाव हो सकते हैं जिनको कि सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से सुना जा सकता है और उस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो कर्मचारी संघ के जो प्रतिनिधि हैं मिलकर तथा औद्योगिक संघ संस्था के प्रतिनिधि मिलकर सामूहिक सौदेबाजी को अपनाते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत देश में मुख्य रूप से सामूहिक सौदेबाजी की 4 विधियाँ प्रचलित हैं जिनको सर्वाधिक अपनाया जाता है। तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग में फर्स्ट आएगा हमारा पूर्णतः स्वैच्छिक सौदेबाजी, मीन्स प्योरली वॉलंटरी बार्गेनिंग। तो अगर हम ये देखिए तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये इस प्रकार की सामूहिक सौदेबाजी वॉलंटरी है, मतलब ऐच्छिक होती है। इस प्रकार की सामूहिक सौदेबाजी में पक्षकारों द्वारा अपनी स्वेच्छा से प्रत्यक्ष वार्तालाप विचार विमर्श किया जाता है। कहने का आशय है कि इस प्रकार की पूर्णतः स्वैच्छिक सौदेबाजी में श्रमिक संघ के संगठन के सदस्य नियोक्ता से प्रत्यक्ष आपस में मिल सकते हैं और जो विषय जो मुद्दा है बातचीत उस मुद्दे पर आपस में बातचीत कर सकते हैं। इस प्रकार की सौदेबाजी में किसी भी पक्षकार का कोई भी दबाव नहीं होता है। वे बिना नियंत्रण के, बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र होकर आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और अपना पक्ष एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। क्योंकि श्रमिक जो होगा सदैव श्रमिकों के हित में कार्य करने का प्रयास करेगा, तो नियोक्ता के समक्ष श्रमिकों संबंधी समस्त प्रकार की मांगे या जो कार्य करवाना चाहता है, जो वो सोचता है, उसके जो बिंदु है उनको सबको एक एक करके नियोक्ता के समक्ष रखा जाएगा और उस पर विचार विमर्श आराम से किया जा सकेगा। तो इसे हम कहते हैं पूर्ण स्वैच्छिक सामूहिक सौदेबाजी, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति का दबाव या किसी प्रकार का अनावश्यक नियंत्रण नहीं होता है। बिना हस्तक्षेप के कर्मचारी स्वतंत्र होकर अपनी बात प्रत्यक्ष रूप से अपनी नियोक्ता से कर सकता है। तो ये था हमारा साझेदारी का सामूहिक पहला तरीका। सेकंड तरीका अगर हम देखें तो उसमें समझौता अधिकारी की मध्यस्थता से सौदेबाजी, मीन्स बार्गेनिंग विथ मीडिएशन ऑफ काउंसिलेशन ऑफिसर। यानी जब अगर हम देखें, जब श्रमिक संघ के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य तथा औद्योगिक संगठन के सदस्य मिलते हैं और जब किसी दोनों ही पक्षों द्वारा किसी बात पर विचार विमर्श करने के लिए जो बात रखी जाती है, ऐसी स्थिति में समझौता करने के लिए वे दोनों आपस में समझौता ना करके बल्कि एक बीच मध्यस्थ करने वाले एक आदमी को नियुक्त किया जाता है, जो कि उनके बीच में मध्यस्थता करते हुए सामूहिक सौदेबाजी का कार्य पूरा करता है। तो ऐसा समझौता हो जाने पर समझौते का विवाद उपयुक्त सरकार के पास भेजना पड़ता है। यानी जब हम बात करें कि जब समझौता अधिकारी पक्षकार समझौता करने के लिए इस प्रकार की सौदेबाजी में प्रेरित करता है, यानी जब दोनों ही पक्षकार अपने अपने विषय को लेकर आपसी सामूहिक सौदेबाजी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक मध्यस्थ की उत्पत्ति होती है। जो मध्यस्थ होता है उनके बीच में दोनों को ही अपने अपने विषयों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपस में सामूहिक सौदेबाजी करते हुए एकमत कराने का प्रयास करता है। इसे हम कहते हैं समझौता अधिकारी की मध्यस्थता से सौदेबाजी। मीन्स यहाँ पर श्रमिक संघ के प्रतिनिधि सदस्य हैं तथा औद्योगिक संगठन के सदस्य हैं तथा उन दोनों के बीच में जो आपसी वार्ता विचार विमर्श चल रहा है, उनके लिए तृतीय पक्षकार मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जो दोनों ही पक्षकारों को मध्यस्थता करते हुए दोनों ही पक्षकारों को आम सहमति लेते हुए सामूहिक सौदेबाजी की ओर प्रेरित करता है। नेक्स्ट मेथड अगर हम देखें वो है समझौता बोर्ड के सहयोग से सौदेबाजी, मीन्स बार्गेनिंग विद द असिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड। तो इस प्रकार की सामूहिक सौदेबाजी में बच्चों
समझौता बोर्ड पक्षकारों को विवाद का समझौता करने के लिए प्रेरित करता है। जब पक्षकार समझौता कर लेते हैं तो बोर्ड समझौते की प्रतिलिपि तथा समझौते विवरण तैयार करता है। कहने का आशय ये है कि जब किसी बात पर विवाद हो गया है, विवाद उत्पन्न हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जो समझौता करना होता है तो समझौते के लिए जो बोर्ड बैठता है तो वो बोर्ड क्या करता है बच्चों कि जो भी उन बीच के बीच में आपस समझौता तय हुआ उसकी लिख लेता है, उसकी फोटोकॉपी करवाता है जो दोनों ही पक्षकार को दी जाती है और उसके साथ साथ सरकार को भी भेज दी जाती है। इस प्रतियों पर दोनों ही पक्षकारों के हस्ताक्षर होते हैं कि दोनों ने अमुक तिथि पर अमुक विषय पर समझौता करने को राजी हुए हैं और उसकी सूचना का प्रकाशन करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार एक समझौता बोर्ड का गठन होता है जो दोनों ही पक्षकारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए सही निर्णय लेता है ताकि दोनों ही पक्षकारों को हानि ना हो और दोनों के हित में सही निर्णय लिया जा सके। तो इसे हम कहते हैं समझौता बोर्ड के सहयोग से सौदेबाजी करना। अगली विधि जो हम देखें तो वो तरीका है स्वैच्छिक समझौता एवं न्याय निर्णय विधि। तो बच्चों इस स्थिति में अगर हम देखें तो इसमें दो चीज़ें हमारे सामने आ रही है। एक तो स्वैच्छिक समझौता, इसमें पक्षकार स्वेच्छा से समझौता कर रहे हैं। दूसरी बात है न्याय निर्णय विधि। तो इस प्रकार की विधि में इसमें पक्षकार किसी न्यायिक प्रक्रिया में चल रहे विवाद पर स्वैच्छिक रूप से समझौता कर लेते हैं। यानी श्रमिकों की किसी मांग को लेकर न्यायालय में कोई आपका विवाद चल रहा है तो ऐसी स्थिति में दोनों ही पक्षकार उस पर आम सहमति लेते हुए आपस में स्वैच्छिक रूप समझौता कर लेते हैं तथा उस समझौते को संबंधित न्यायिक अधिकारी जो उसको डील कर रहा है तो उसको सौंप देते हैं तथा न्यायिक अधिकारी अपने निर्णय पक्षकार समझौते को जोड़ देता है तथा उसे अधिनिर्णय का अंग बना देते हैं। इस तरह से स्वैच्छिक समझौता न्याय निर्णय विधि द्वारा भी सामूहिक सौदेबाजी की जा सकती है। तो बच्चों ये वाली विधि वहाँ अपनाई जाएगी जहाँ पर कर्मचारियों के बीच में किसी बात को लेकर न्यायालय में विवाद चल रहा है और न्यायालय में उसके ऊपर कार्यवाही जारी है, लेकिन जब कर्मचारी और तथा औद्योगिक संघ के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य स्वयं अपनी स्वेच्छा से ही इस समझौते को अगर स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ये हमारी समझौता स्वैच्छिक समझौता एवं न्याय निर्णय विधि मानी जाएगी। तो इस प्रकार हम देखें तो भारत में सौदेबाजी का दिनों दिन चलन बढ़ता जा रहा है और भारत में सामूहिक सौदेबाजी संयुक्त उद्योग दोनों स्तरों पर की जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि सामूहिक सौदेबाजी का नियम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1927 में भी दिया गया है, जिसमें कि समझौता अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में भी कई प्रकार की बातें लिखी गई है कि किस प्रकार समझौता अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और किस प्रकार किस अधिकार में रहकर कार्य करेगा और क्या क्या कार्य उसको करने होंगे। तो इस तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग संबंधी सभी नियम जो औद्योगिक अधिनियम है उसमें भी स्पष्ट किए गए हैं, जिसके द्वारा सामूहिक सौदेबाजी को अपनाकर कर्मचारी तथा श्रमिक संघों के आपसी विवादों को भली भांति निपटाया जा सकता है तथा बिना समय का गंवाए, बिना संसाधनों का अपव्यय किए पर्याप्त समय में कर्मचारी संघों के सदस्य और नियोक्ता आपस में सामूहिक सौदेबाजी द्वारा अपनी समस्या का स्थायी समाधान निकालकर किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार हमें हमेशा सामूहिक सौदेबाजी की विधियों का बड़े ही ध्यान से संस्था के हित में प्रयोग करना चाहिए ताकि श्रमिक तथा कर्मचारी वर्ग दोनों ही अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने हितों को प्राप्त करके संस्था हित में अधिकाधिक कार्य कर पाए और ये तभी संभव होगा जबकि दोनों ही सामूहिक सौदेबाजी का समझौता मिलकर स्वेच्छा से करने को सदैव तैयार रहेंगे, तभी उनके हित आपस में सार्थक सिद्ध हो पाएंगे।